मुझे पता चला है इस अंजड़ की कुल आबादी 30,000 है। अब घर पे कितने लोग बचे हैं मुझे पता नहीं है। मां नर्मदा मैया की जय। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर स्वामी अमूर्तानंद पुरी सेवा न्यास, स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला, आप आज के इस प्रोग्राम के पदाधिकारी, अध्यक्ष जितेंद्र परमार जी, सचिव हितेंद्र पाटीदार साहब, कोषाध्यक्ष विजय काक साहब और इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को इतने बड़े प्रबुद्ध लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। मेरी शान में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उन शब्दों के लायक भी हूं कि नहीं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप सच बात को जोर जोर से कहें और लगातार कहते रहें बिना इस उम्मीद के कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तो पूरी दुनिया आपको सुनती है। स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम से आज की व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, मात्र 30 साल की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया और मात्र 39 साल में वो दुनिया से चल बसे। इसलिए भारतवर्ष के कैलेंडर पर मुझे जनवरी का महीना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था और इसी महीने में इस देश का एक ऐसा नौजवान जिसने भारत की आजादी के लिए, जो भारत में उस वक्त संगठन था, उसकी चाटुकारिता को लात मारकर दुनिया के बाहर गया और पूरी दुनिया को इकट्ठा किया और वहां से भारत की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को भारत की। और जब उसने बैंक स्थापित किया, करेंसी चलाई, पोस्टेज निकाली, तो दुनिया के 9 बड़े देशों ने उसे मान्यता दी, जिसमें यूएसएसआर जैसा पावरफुल देश था। उसका जन्म भी जनवरी की 23 तारीख को हुआ है, जिसे सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। मैं अक्सर बहुत लोगों से इस बात को सुनता हूं कि भाई परिवार के बहुत सारे दबाव हैं, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अभी हम राष्ट्रवाद की इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहते, रिटायरमेंट के बाद आएंगे। मैंने कहा शायद उस वक्त तक जरूरत भी न रहे फिर आपकी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस, वो कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन 14 परिवार बच्चों में सुभाष 9वें नंबर के थे, लेकिन जो सुभाष करके गए, उन्होंने किसी रिटायरमेंट की चिंता नहीं की। उनके पिताजी ने उनसे कई बार इस बात के बारे में बात की कि तुम्हें पढ़ने लिखने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बेकार आदमी हो। उन्होंने अपने पिता की इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया और उस वक्त का सबसे बड़ा एग्जाम, आईसीएस के एग्जाम में वो बैठे। लिस्ट निकली, उनका नाम नहीं था। बाद में पता चला
कि जो 5 टॉपर हैं उनकी लिस्ट अलग से निकलेगी। जब दूसरे दिन लिस्ट लगी तो सुभाष का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक बेहतरीन कैरियर, जिसके लिए उस वक्त के लोग, उनकी इच्छा होती थी कि कभी वो आईसीएस बन जाएं, उन्होंने ज्वाइन किया और दूसरे दिन इस्तीफा देके कहा कि ये मेरे जगह नहीं है, मैं किसी और काम के लिए बना हूं। इसलिए ये मत सोचिए कि समय मुफीद है या नहीं है, परिस्थितियां ठीक हैं कि नहीं हैं। जिस दिन से भी आप ये कार्य शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि इस देश में अगर हम एक कट डेट भी ले लें 1947 की, उससे पीछे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन 47 ऐसे लगता है जैसे कल की घटना हो। 47 के बाद से लेकर के 2014 तक इस देश के राजनीतिज्ञों ने, सत्ताधारियों ने, विचारधाराओं ने, पार्टियों ने इस राष्ट्र को बेच दिया। यह देश पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन राष्ट्र हर दिन मर रहा है। इसलिए हम जब ये समझते हैं कि देश और राष्ट्र जो है वो एक ही चीज है, इसलिए हमारी कल्पना, देश एक भूमि का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े की रक्षा के लिए सेना बनाई जाती है, उस देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, एक व्यवस्था होती है, उसमें एक जुडिशरी होती है, उसमें पुलिस होती है, उसमें शिक्षा व्यवस्था होती है। ये देश के अंग हैं। लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला समाज आज सबसे ज्यादा अंधकार में है। इसलिए राजनीतिक लोगों ने क्या झूठ बोला, क्या सच बोला, उनसे मेरी कम शिकायत है कि राजनीतिक लोगों का चुनाव जीतना और सत्ता तक पहुंचना, इस मैथमेटिक्स से आगे उनका कोई काम होता नहीं है। लिहाजा राजनीतिक लोग नारे और नैरेटिव भी अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाते हैं कि इस नारे से कितना फायदा होगा और यह नारा कब तक चलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि समाज जब नारा बनाता है, जब नैरेटिव क्रिएट करता है, तो वो अनंत काल तक चलता है। लिहाजा हम सरकारें बदलते हैं, व्यवस्था में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये देश कभी तेज गति से, कभी हल्की गति से चलता रहता है। लेकिन हमारी जो बड़ी समस्या है, जिस तरफ मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि आखिर ये राष्ट्र है क्या। हम नेशन की बात करते हैं, तो नेशन और देश में, कंट्री में फर्क क्या है। तो जब आप इसको मिक्स कर देते हैं तो आपका यह अंदाजा आपको नहीं रह पाता कि कब हमने धीरे धीरे राष्ट्र को देश में बदल दिया और देश सरकार में बदल गई और सरकार या के सारे काम सरकार ही करेगी। लिहाजा आज 2014 से पहले जितने भी झूठ बोले गए हैं, राजनीतिक तौर पे, शिक्षा में, इतिहास में, एंटरटेनमेंट में, जब तक आप उनको सही करेक्ट नहीं करेंगे, उनकी परिभाषा सही नहीं करेंगे, आपके भविष्य में हमेशा चुनौती बनी रहेगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कुछ बदलेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होगा, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक समाज नहीं खड़ा होगा। इसलिए मुझे यह लगा कि हमारे देश में खासतौर से एक वर्ग है, उसे हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक है।
वो हमेशा नपा तोया बयान देगा कि तालियां बजें और हर आदमी ये कहे कि वाह कितनी बढ़िया बात की है। और ऐसे गीत बहुत गाए जाते हैं, हम बरसों से ये गीत सुन रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब, हम सब भाई भाई हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तमाम वो नारे थे जो आपके शत्रु ने बनाए और आप उन शत्रुओं के नारों को अपने घर और परिवार में और देश में रोज चिल्ला चिल्ला करके गाते हैं। और आप तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, आपके यहां तो बड़े शायर और कवि पैदा होते रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मंच पे खड़ा शायर जब शेर सुना रहा हो तो उस पे ताली बजानी चाहिए। अगर शेर समझ में नहीं आया तो कम से कम ताली मत बजाइए। यहां से 135 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे इंदौर कहते हैं। एक बहुत खूबसूरत शायर था, काफी थोड़े समय पहले अल्लाह को प्यारा हुआ। हम उसकी शायरी का न मतलब समझे न उसके पीछे का भाव समझे, लेकिन हमें शौक है कि शायर ने कोई बात कही है तो बहुत अच्छी बात कही होगी। और इस गफलत में आप, जो शायर आपको गाली दे रहा है, आपने उस पे भी वाह वाह कहा। इसलिए शेरो शायरी का समय समाप्त हो गया है।